वालेकुम क्लास। आज आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और अपने ऑनलाइन लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी मैंने लास्ट एक्टिविटी जो देखी है ग्रुप के अंदर, उससे रिलेट करके मैंने जो लेक्चर्स के लिए एक प्रोसेसिंग निकाली है वो ये है कि आप लोगों में से अटेंडेंस सिर्फ उन्हीं की काउंट हुआ करेगी जो नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले अपने जो भी मैं लेक्चर्स डिलीवर कर रही हूँ उनके नोट्स अगर मुझे सबमिट कराएं तो ही उनकी अटेंडेंस जो है वो काउंट होगी। अभी बहरहाल यही जो है वो फॉलो किया जाएगा। तो आज हमने जो मॉडर्न फिज़िक्स से अपना टॉपिक नंबर 3 या लेक्चर नंबर 3 में जो पढ़ना है दैट इज़ कॉम्पटन इफेक्ट। हम जिस तरह से बात करते आए हैं कि लाइट जो है, जो मेन डिस्कशन है हमारी वो ये है कि लाइट हमारे पास जो है वो एक वेव है या फिर एक पार्टिकल है। ये बेसिक डिस्कशन है हमारी। अब हम वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स पढ़ रहे हैं, जो हमने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हैं जिनमें हमने थर्मल रेडिएशंस यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ लिया है। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली कॉम्पटन इफेक्ट, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो लाइट है वो बिहेव करती है इसके अंदर। जो ये वाला इफेक्ट है कॉम्पटन इफेक्ट, या बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट है ये डील करता है, ये आपके पास प्रूव करता है कि जो लाइट है आपके पास उसकी नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर है। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कहीं पे कि कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो लाइट की पार्टिकल नेचर को बताता है, तो हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट इज़ वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स जो कि आपको पार्टिकल नेचर बताता है किसकी, लाइट की। अब हम बात करने वाले हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट एक्चुअली है क्या। याद रखें कि कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक फोटोन यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी एक्स रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब है कोई भी रेज, लेकिन मेनली हम यहाँ पे एक्स रेज यूज़ कर रहे हैं। तो एक्स रेज जब भी किसी टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करती हैं तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। हम उन स्कैटर्ड एक्स रेज जो है वो, ये जो स्कैटरिंग है बेसिकली, ये जो प्रोसेस है स्कैटरिंग का, इसको हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट हमें बताता है कि जो हमारी स्कैटर्ड वेव्स हैं, स्कैटर्ड एक्स रेज हैं, इनकी वेवलेंथ हमारे पास जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला E इज इक्वल टू Ahc/λ, अगर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि यह इफेक्ट हमें बताता है कि अगर कोई भी एक्स रेज जो हैं वो स्ट्राइक करती हैं किसी भी टारगेट के साथ तो उनकी वेवलेंथ इंक्रीज़ कर जाती है और उनकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अब आपके पास ये जो रिड्यूस होने वाला प्रोसेस है, इसमें एक और चीज़ कि ये इफेक्ट हमें दो और मज़ीद चीज़ों के बारे में बताता है। पहली चीज़ क्या है कि आपके पास अगेन वही चीज़ कि पार्टिकल नेचर बताता है किसकी, ऑफ लाइट। और दूसरी मेन चीज़ ये है कि ये आपके पास स्कैटरिंग का प्रोसेस बताता है, स्कैटरिंग बिटवीन, ऑब्वियसली ये जो टारगेट है ये मैटर है और ये जो आपके पास रेडिएशंस हैं इंसिडेंट एक्स रेज, तो ये स्कैटरिंग है किन दो चीज़ों के दरमियान, बिटवीन रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर। तो ये दोनों चीज़ें हैं मेनली। आगे हम इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखेंगे। अब हम इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को देखने वाले हैं। हम लोगों ने कॉम्पटन इफेक्ट को देखा कि व्हाट इज़ कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली। तो हमारे पास अभी हम क्या करते हैं, हमें इसके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए एक मेन चीज़ तो मैं बताना आपको भूल गई कि ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था 1923 में। और किसने परफॉर्म किया था, ऑथर हॉली कॉम्पटन ने। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अब आपके पास साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किस तरह से किया था, सबसे पहले उसने ली स्लिट्स, कॉलिमेटिंग स्लिट्स। कॉलिमेटिंग स्लिट्स का क्या मकसद है या क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, ये बेसिकली अगर डाइवर्जिंग लाइट हो, ठीक है, डाइवर्जिंग का मतलब है जो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रही है, ठीक है, डाइवर्जिंग लाइट है उसको ये चेंज करता है किसके अंदर, पैरेलल बीम्स के अंदर। किसके अंदर, पैरेलल बीम्स के अंदर। यानी डाइवर्जिंग लाइट को पैरेलल बीम्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, कॉलिमेटिंग स्लिट्स। अब आपके पास ये जो बेसिकली इंसिडेंट एक्सरेज जो हैं जो फॉल करवाई जाती हैं किसी टारगेट के ऊपर, उन एक्सरेज
वो जो एक्सरेज हैं बेसिकली वो मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक होने का मतलब है कि आपके पास उनकी जो वेवलेंथ है वो एक जैसी है, सेम है, कलर सेम। तो एक्सरेज, कॉलमेटिंग स्लिट्स, उसके बाद टारगेट एक रखा जाता है। नॉर्मली ये टारगेट जो है वो कार्बन से बना हुआ आता है। नॉर्मली यहाँ पे जो हमने इस्तेमाल करना है वो ग्रेफाइट का टारगेट है, ग्रेफाइट है। जैसे ही ये एक्सरे इसके साथ आकर स्ट्राइक करेगी ऑटोमेटिकली ये स्कैटर हो जाएगी डिफरेंट डायरेक्शंस में एट डिफरेंट एंगल्स। और ये एंगल्स किसके साथ है? एक्स एक्सिस के साथ है। आपके पास स्कैटर्ड एक्सरेज जो है वो डिटेक्ट की जाती हैं एक डिटेक्टर से जो कि मूवेबल है। अब याद रखें दो चीज़ें, एक इसकी इंटेंसिटी मेजर की जाती है यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इसी के अंदर, और आपके पास दूसरा मेजर की जाती है इसका स्पेक्ट्रम या इसकी बेसिकली वेवलेंथ। वेवलेंथ को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रोटेटिंग क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर। इसको मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? रोटेटिंग क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर वो डिवाइस है बेसिकली जो आपके पास किसको बताती है? स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। ऑब्वियसली रोटेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर है भाई ये। उसके बाद इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है आयनाइजेशन चैम्बर से जो कि मूवेबल है, आयनाइजिंग चैम्बर से जो कि आपके पास मूवेबल है। और याद रखें कि ये आयनाइजिंग चैम्बर की वजह से क्या जनरेट होता है? करंट जनरेट होता है। जब इसके अंदर आपकी जो डिफरेंट वेव एंटर होती हैं जो स्कैटर हुई होती हैं, जैसे ही आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर एंटर होती है करंट जनरेट करती हैं। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा आपके पास जो है वो करंट जनरेट होगा, यानी कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज होगी उतना ज़्यादा आपके पास करंट होगा। अब डिस्कस करते हैं इसकी वर्किंग को। अब हमारे पास है वर्किंग के लिए भी सिंपली यही है कि हमने इंसिडेंट एक्सरेज ली, एक बीम है एक्सरेज की जिसको हमने किस पे फॉल करवाया? ग्रेफाइट टारगेट पे। और हमने जो डिफरेंट एंगल्स पे स्कैटर हुई हैं आपके पास एक्सरेज, जो स्कैटर्ड एक्सरेज जिनको हम कहते हैं, उन एक्सरेज को डिफरेंट एंगल्स पे हमने क्या करना है? स्टडी करना है। और बेसिकली हमने ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन वेवलेंथ एंड इंटेंसिटीज। अब ये ग्राफ किस तरह से ड्रॉ हुए हैं इनको देख लेते हैं। ओके, सो अब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं कुछ जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं वो ग्राफ्स की फॉर्म में है। ग्राफ किन दो चीज़ों के दरमियान है? एक्स एक्सिस पे आपके पास वेवलेंथ है और वाई एक्सिस पे आपके पास इंटेंसिटी है। याद रखें कि आपकी जो इंसिडेंट बीम है, यानी वो बीम जो आप फॉल करवा रहे हो, जो इंसिडेंट कर रहे हो, उसकी सिर्फ एक ही पीक मौजूद है। लेकिन साथ साथ देखते हैं किस तरह से। आप नॉर्मली जो पहला केस है कि एंगल 0 है, इसका मतलब है कि आपने बीम को फॉल करवाया टारगेट से और ये उसी डायरेक्शन में सिमिलर बाहर आ गई, यानी एंगल क्या बना? 0। इस केस में आपके पास जो पीक है उसको लैम्डा नॉट कहा गया। अब आपके पास एंगल 45 है, यानी कि जब इसको फॉल करवाया गया इंसिडेंट बीम को टारगेट के ऊपर, तो आपके पास क्या हुआ? ये स्कैटर्ड एक्सरेज एंगल बना रही थी किसका? 45 डिग्रीज का। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। अब की बार जब देखा गया तो बजाय इसके कि एक पीक होती, अब की बार हमारे पास 2 पीक्स थी। एक लैम्डा नॉट पे, पीक्स का मतलब है जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, एक लैम्डा नॉट पे और एक लैम्डा प्राइम पे। ठीक है, तो अब आपके पास ये 2 पीक्स क्यों हैं? बेसिकली ये हमने स्टडी करना है। और इन पीक्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपके पास डेल्टा लैम्डा यानी कि कॉम्पटन शिफ्ट कहलाता है। उसके बाद यही डिस्कस हुआ कि अब की बार इंसिडेंट बीम जब आई टारगेट के साथ टकराई तो उसने एंगल कौन सा बनाया? 90 डिग्रीज का एंगल बनाया। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। उस केस में भी आपके पास 2 पीक्स थी, एक लैम्डा नॉट और एक लैम्डा प्राइम। इनके दरमियान भी जो डेल्टा लैम्डा था वो इस तरह से था कुछ, ये जो डिफरेंस है इन दोनों का। फिर उसके बाद अगेन हमने 4th एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एंगल 135 बन रहा था कुछ इस तरह से कि ये टारगेट है तो आपका जो कुछ इस तरह से एंगल बना है, ये एंगल इज 135 डिग्रीज। तो जो 135 डिग्रीज का एंगल है, एक पीक उसकी लैम्डा नॉट पे आ गई, एक पीक उसकी लैम्डा प्राइम पे आ गई, और इन दोनों का जो डिफरेंस है ये कहलाता है डेल्टा लैम्डा अगेन। और डेल्टा लैम्डा क्या है? आपके पास कॉम्पटन शिफ्ट है।
और हमने ये देखा है फर्स्ट ईयर इन चारों रिजल्ट से, या 3 बेसिकली जो एंगल्स हैं उनसे अगर देखा जाए तो हमने ये देखा है कि आपके पास डेल्टा लैम्डा यानी कि कॉम्पटन शिफ्ट जो है जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कर रहा है, ये एंगल के साथ साथ वेरी कर रहा है। आपके पास पहले थीटा 45 था, डेल्टा लैम्डा जो था वो स्मॉल सा था, फिर 90 हुआ, डेल्टा लैम्डा ज़्यादा हो गया, फिर 135 हो गया, डेल्टा लैम्डा उससे भी ज़्यादा हो गया। इसका मतलब है कि आपके पास जो वेवलेंथ है या कॉम्पटन शिफ्ट है वो किसके साथ वेरी कर रही है, वो आपके पास एंगल के साथ या स्कैटरिंग एंगल के साथ वेरी कर रही है। इसको ओवरऑल एक ही बात में ख़त्म कर सकते हैं कि आपके पास जो इंसिडेंट एक्सरेज थी, ठीक है, जो इंसिडेंट एक्सरे बीम थी उसकी सिर्फ और सिर्फ एक पीक थी, जबकि आपके पास जो स्कैटर्ड बीम्स हैं, स्कैटर्ड बीम्स या स्कैटर्ड एक्सरेज हैं, उनकी 2 पीक्स हैं। कितनी पीक्स हैं उनकी? 2। तो अब हम लोगों ने आगे चलना है कि इसको क्लासिकल थ्योरी ने किस तरह से एक्सप्लेन किया था, या वो एक्सप्लेन कर भी सकी थी या नहीं एक्सप्लेन कर सकी थी। तो इसको स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से कि आपके पास जो एक्स रेज हैं, आप एरोज की डायरेक्शन को देखिएगा जैसे मैं एक्सप्लेन करूं। जो एक्स रेज हैं वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। सबको पता है ये चीज़ कि जो एक्सरेज हम यूज़ कर रहे हैं, फॉल करवा रहे हैं जो टारगेट के ऊपर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह से बनती हैं, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है तो आपके पास क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। अब जैसे ही एक्सरे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फॉल करती हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो किसी जितनी फ्रीक्वेंसी इन एक्सरेज की होती है, सपोज एफ फ्रीक्वेंसी इन एक्सरेज की होती है, जैसे ही एक्सरेज के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फॉल करती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इतनी ही फ्रीक्वेंसी जितनी एक्सरेज की है उतनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। याद रखें कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स किसी एक खास फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करते हैं तो बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि इन शॉर्ट कि जब एक्सरेज फॉल करती हैं टारगेट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल वेव थ्योरी आपको क्या कहती है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करना शुरू कर देता है और आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बनती हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बनी है ये बिल्कुल उसी आपके पास जो है वो इनकी जो आपके पास बेसिकली फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल उसी तरह जो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी है। यानी कि इन शॉर्ट क्लासिकल वेव थ्योरी आपको रिजल्ट जो देती है वो ये देती है कि स्कैटर्ड बीम जो है एक्सरेज की, उनकी जितनी फ्रीक्वेंसी, उनकी बिल्कुल उतनी ही फ्रीक्वेंसी है जितनी इंसिडेंट बीम्स की है। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को देखें तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक पीक नहीं है इंसिडेंट बीम की तरह, बल्कि यहाँ पे बजाय एक के 2 पीक्स मौजूद हैं। तो इंटेंसिटी पीक्स जो हैं वो 2 हैं। देयरफॉर क्लासिकल वेव थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सीखा कि जो क्लासिकल वेव थ्योरी है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, क्योंकि वो कहती है, क्लासिकल वेव थ्योरी आपको ये बताती है कि एक्स रेज जब टारगेट इलेक्ट्रॉन्स पे फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन्स उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करते हैं। और इसके लिहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वही स्कैटर्ड, आपके पास जो स्कैटर्ड एक्सरेज होंगी उनकी वही फ्रीक्वेंसी होगी जो इंसिडेंट की होगी। जबकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आपको कुछ और स्टोरी बताते हैं। वो कहते हैं कि 2 इंटेंसिटी पीक्स हैं, एक इंटेंसिटी पीक मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से क्लासिकल वेव थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। अब हम देखेंगे कि वेव थ्योरी किस तरह से इस चीज़ को, जो क्वांटम थ्योरी है या जो क्वांटम मैकेनिक्स है, वो इस चीज़ को किस तरह से एक्सप्लेन। अब हम आ गए हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम थ्योरी जो है वो इस चीज़ को किस तरह से एक्सप्लेन करती है। सबसे पहली चीज़ कि क्वांटम थ्योरी आपके पास एक्सरेज को या किसी भी रेडिएशंस को फोटॉन्स की फॉर्म में जो है वो
कहती है कि जो बेसिकली रेडिएशंस हैं वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स से मिलके बने हैं, ठीक है। और उन एनर्जी पैकेट्स या उन क्वांटास को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। यानी कि जो इंसिडेंट एक्स रेज है वो आपके पास बेसिकली किसकी वजह से है, काफ़ी सारे फोटॉन्स मिले हुए हैं तो उन्होंने मिलके इंसिडेंट एक्सरे बनाई है। आपके पास जो एक्सरे है वो फोटॉन्स से मिलके बनी है और उन फोटॉन्स की एनर्जी कितनी है, एज एफ है। जैसे ही ये फोटॉन्स क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं किसके साथ, टारगेट मटेरियल के साथ। यानी कि इसी तरह से आपने पढ़ा है ना कि फोटोन है, कोलाइड किया किसके साथ, एक टारगेट के साथ। ऑब्वियसली टारगेट के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब आपके पास जो स्कैटर्ड रेडिएशंस हैं वो बेसिकली रिकॉइल फोटॉन्स है। रिकॉइल फोटॉन्स का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, एक फोटॉन आके इसके साथ टकराया और ये क्या किया, रिकॉइल हो गया, या आपके पास इसने जब स्कैटर हुआ जिस डायरेक्शन में, तो आपके पास जो स्कैटर्ड रेडिएशंस हैं ये बेसिकली रिकॉइल या कोलाइड किए हुए फोटॉन्स को बताता है। अब हमारे पास जैसे ही इंसिडेंट एक्सरेज टकराती हैं किसके साथ, टारगेट के साथ, ये कुछ ना कुछ एनर्जी डिलीवर करती हैं किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। और आपके पास इसी वजह से जो आपके स्कैटर्ड फोटॉन्स हैं या जो स्कैटर्ड रेडिएशंस हैं उनकी एनर्जी रिड्यूस होती है और उनकी वेवलेंथ जो है वो आपके पास ज़्यादा होती है। दोबारा से इस चीज़ को देख लेते हैं कि इंसिडेंट एक्सरे बीम जब आपके पास टकराती है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो क्वांटम मैकेनिक्स आपको ये बताती है कि इंसिडेंट एक्सरेज जो फोटॉन से मिलकर बनी है वो अपनी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी किसको शिफ्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो स्कैटर्ड रेडिएशंस हैं, ये जो स्कैटर्ड फोटॉन्स हैं, उनकी एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से वेवलेंथ लार्जर जनरेट होती है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला E इज इक्वल टू hc/λ। अगर एनर्जी रिड्यूस हो रही है और तो वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही होगी। इसी तरह से आपके पास जो वेवलेंथ में शिफ्ट आता है वो बेसिकली स्पेक्ट्रम ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट को बताता है, यानी कि हमें डेल्टा लैम्डा फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। तो आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी कैलकुलेशंस को। सो हम लोगों ने भी यहाँ तक देखा कि किस तरह से क्लासिकल वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी, जबकि क्वांटम थ्योरी जो है वो इसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। याद रखें जो दो पीक्स हैं, एक वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस चीज़ को मैं बता देती हूँ कि आपके पास सपोज करें एक एटम है, ठीक है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स उनके ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। आपके पास फर्स्ट ईयर जब कोई इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरह से आकर स्ट्राइक करता है फोटॉन जो कि लूजली बाउंड है, ऑटोमेटिकली इससे टकराएगा, फोटॉन स्कैटर हो जाएगा। लेकिन इस केस में जब आप किसी टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ फोटॉन को जो है वो इंसिडेंट कराते हैं तो फोटॉन इस टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन को सिर्फ ऑसिलेट करवा सकता है, इसको एलिमिनेट आउट नहीं करवा पाएगा। अगर तो इसकी इलेक्ट्रॉन जब इसको एब्जॉर्ब करके ऑसिलेट करेगा तो ऑसिलेशन की वजह से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल इनके जितनी होती है। यानी कुछ आपके पास जब आप किसी भी टारगेट के अंदर, टारगेट किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है, जब आप किसी भी एटम के ऊपर फॉल करवाते हो इन फोटॉन्स को तो ऑटोमेटिकली कुछ लूजली बाउंडेड आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कुछ टाइटली बाउंडेड होंगे। जो लूजली बाउंडेड है ऑटोमेटिकली वहाँ से स्कैटर्ड फोटॉन्स निकलेंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में और उनकी जो वेवलेंथ है या उनकी जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट होगी। और आपके पास वो फोटॉन्स जो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकरा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ ऑसिलेट करवा सकेंगे और इलेक्ट्रॉन्स की ऑसिलेशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी, वो वही फ्रिक्वेंसीज की होंगी जो फोटॉन्स की फ्रिक्वेंसी की हैं। इसका मतलब है ये हुआ कि कुछ फोटॉन्स जो हैं वो आपके पास कुछ फोटॉन्स की जो वेवलेंथ है, जो पीक है, वो सेम रही क्योंकि वो सिर्फ ऑसिलेट करवा सके, इंसिडेंट बीम जैसी ही उनकी वेवलेंथ रही। और कुछ की जो है वो चेंज हो गई, वो इसलिए क्योंकि वो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराए। अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से कॉम्पटन शिफ्ट को मेजर किया जाएगा। सबसे पहले हमने जो है वो 2 डायमेंशनल जो एक्सिस हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, उनको कंसिडर किया। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। एक फोटॉन है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव किया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ जो रेस्ट पे है।
ठीक है। अगर कोई भी चीज़ रेस्ट पे है इसका मतलब है उसका मोमेंटम ज़ीरो है। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़ीरो है। आपके पास फोटोन की एनर्जी, जो एनर्जी है वो HF लिखी है मैंने, और जो फोटोन का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन वो h/λ है। जैसे ही कोलिजन होगा आपके पास एंगल थीटा पे जो आपका फोटोन है वो स्कैटर हो जाएगा और उसकी एनर्जी E' कहलाएगी। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो भी स्कैटर हो जाएगा फाई एंगल पे, एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बनाते हुए, और इसकी एनर्जी Pe' यानी मोमेंटम, और इसकी जो फोटोन की जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है वो Pe' कहलाएगा। आपके पास याद रखें ये हम डिस्कस कर चुके। अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो इसकी जो एनर्जी है वो रेस्ट मैस एनर्जी, और रेस्ट मैस एनर्जी आपके पास इक्वल होती है m0c² के। इसी तरह से आपके पास इसकी जो एनर्जी है वो बेसिकली आपके पास कहलाएगी फोटोन की hc/λ', और जो मोमेंटम है इसका वो कहलाएगा mv, ठीक है, mv। और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली इसकी एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ई आफ्टर द कोलिजन, वो आपके पास कहलाएगी, सपोज E' कह लें, वो आपके पास कुछ इस तरह से लिखी जाएगी m0 तो नहीं क्योंकि m0 रेस्ट मैस एनर्जी है, mc², और m चूंकि इलेक्ट्रॉन मूविंग है तो हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को यूज़ करके इसको कह सकते हैं √1 - v²/c²। सो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे जो हमने ये डिस्कस किया है इस चीज़ को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दो चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ और एक मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ। कैलकुलेशंस थोड़ी सी लंबी हैं तो आपके लिए साथ साथ कर दी हुई हैं इसको। एनर्जी कंजर्वेशन स्टार्ट करेंगे कि टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ये एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस rest mass energy of electron before collision is equal to energy of photon after collision plus energy of electron after collision। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब एनर्जी ऑफ फोटॉन जो था वो hc/λ है बिफोर कोलिजन, और E0 यानी रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है m0c² के इक्वल है। E' जो है वो एनर्जी ऑफ फोटॉन आफ्टर कोलिजन का रिप्रेजेंट कर रहा है h/λ' प्लस E यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन, उसको मैंने यहाँ पे बता दिया है कि वो mc² के इक्वल है। यहाँ पे हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं m0/√1 - v²/c², और v²/c² यानी v/c को बेसिकली हम बीटा के इक्वल कह सकते हैं। इन दोनों का स्क्वायर है तो हम इसकी जगह β² लिख सकते हैं। अब हमारे पास इसकी जगह मैंने β² लिख लिया। सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको उस तरफ ले जाएं, उस तरफ लेके गए ये हो जाएगा h/λ - h/λ' प्लस m0c इज इक्वल टू m0c/√1 - β²। अब यहाँ पे एक स्टेप जो हुआ हुआ फर्स्ट ईयर वो कुछ इस तरह से है कि दोनों साइड से c को कॉमन लेके कट आउट कर दिया गया हुआ है। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, मैं क्या करूँगी, बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लूँगी। जब बोथ साइड्स पे स्क्वायर लिया जाएगा तो यहाँ पे तीन क्वांटिटीज़ हैं A B C। आप सबको पता होना चाहिए कि जब तीन क्वांटिटीज़ हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अब जो फॉर्मूला लगेगा दैट इज़ A का स्क्वायर प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB। बी के साथ देखें माइनस है, मैंने उसको माइनस प्लस के साइंस में उलझने की बजाय मैंने उसको सेपरेटली रख दिया। प्लस 2A की जगह पे आ गया h/λ और B की जगह पे माइनस h/λ' प्लस 2BC। आपके पास B की जगह पे आ गया माइनस h/λ' और C की जगह पे आ गया m0c प्लस 2AC। A की जगह पे आ गया h/λ और C की जगह पे आ गया m0c इज इक्वल टू, ये सिंपली स्क्वायर ओपन होगा m0 c² ओवर 1 माइनस β² स्क्वायर रूट से कट जाएगा। अब आपके पास सिंपली मैंने इस चीज़ को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, h² एज इट इज़ अपीयर हो जाएगा, h²/λ' एज इट इज़ अपीयर हो गया, m0c² एज इट इज़ आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2h इंटू h² λ इंटू λ' माइनस प्लस माइनस माइनस 2
2h m नॉट c ओवर लेमडा प्राइम प्लस 2h m नॉट c ओवर लेमडा इज इक्वल टू m नॉट c स्क्वायर ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर। अब ये दोनों क्वांटिटी सिमिलर लग रही हैं, इनमें से हम 2h m नॉट c को कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा, चूंकि ये पॉजिटिव है इसको मैं पहले लिख लेती हूँ, 1 ओवर लेमडा माइनस 1 ओवर लेमडा प्राइम, कॉमन लेके 2h m नॉट c और इस तरफ ले जाएंगे बाकी की क्वांटिटीज। एक मैं m नॉट c स्क्वायर को उस तरफ ले गई हूँ, दूसरा मैं आपके पास किसको उस तरफ ले गई हूँ, इस क्वांटिटी को मैं उस तरफ ले गई हूँ, ये यहाँ पे नेगेटिव है, उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इसी स्टेप को फॉलो अप करूंगी कि एच स्क्वायर ओवर लेमडा स्क्वायर एज इट इज प्लस एच स्क्वायर ओवर लेमडा प्राइम स्क्वायर प्लस 2h m नॉट c एज इट इज आ गया। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम में दोनों क्वांटिटीज आ जाएंगी, लेमडा इंटू लेमडा प्राइम, लेमडा लेमडा से कट आउट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा लेमडा प्राइम माइनस लेमडा प्राइम से कट आउट हो जाएगा, लेमडा वन जा लेमडा आ जाएगा ऊपर इज इक्वल टू, इन दोनों क्वांटिटीज में से आप m नॉट c स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, आपके पास बच गया 1 ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे आ गया 1 प्लस 2h स्क्वायर ओवर लेमडा इंटू लेमडा प्राइम अपीयर हो गया। अब आपके पास क्या कर सकते हैं आप लोग ये कर सकते हैं कि इस क्वांटिटी का अगेन एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 है, आपके पास एलसीएम 1 माइनस बीटा स्क्वायर ही अपीयर हो जाएगा। अगर 1 माइनस बीटा स्क्वायर अपीयर हो जाएगा तो ये सेम है, आपके पास 1 एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 इसके टेबल पे जाएगा, ये आपके पास सिंपली 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेसिक प्रोसेस फर्स्ट ईयर कह रही हूँ क्लास ये होता है कि आपके पास डिवीजन में डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1, इधर जो एलसीएम आता है आप सिंपली क्या करते हो, एलसीएम को डिवाइड करते हो डिनोमिनेटर से, जो भी चीज़ बचती है आप उसको ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर देते हो। 1 माइनस बीटा स्क्वायर से ये मल्टीप्लाई होगा, चूँकि माइनस है बाहर तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 2h स्क्वायर ओवर लेमडा इंटू लेमडा प्राइम। अब 1 माइनस 1 कट जाएगा, ये चीज़ें एज इट इज आ जाएंगी। अब यहाँ पे बीटा स्क्वायर की जगह पे मैं वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर लिख सकती हूँ, वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास इस क्वांटिटी को मैं उस तरफ ले जाऊंगी और इस क्वांटिटी को मैं इस तरफ ले आऊंगी, मेरे पास ये आ गई एनर्जी कंजर्वेशन की एक इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब आपके पास नेक्स्ट आता है मोमेंटम कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब एक चीज समझ लें कि हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो मोमेंटम है उसको अलग कर लिया और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम है उसको अलग कर लिया। अब इस चीज को मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ साथ साथ कि ऑब्वियसली इसका मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस पी एक्स है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इसको पी ई कहा गया है बिफोर कोलिजन, ठीक है, और एक्स साथ रिप्रेजेंट करा कि ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ फोटोन अलॉन्ग एक्स एक्सिस आफ्टर कोलिजन। प्राइम का जो सिंबल है वो आफ्टर कोलिजन के लिए है, और इसी तरह से मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग एक्स एक्सिस आफ्टर कोलिजन। याद रखें यही क्वेश्चन बनाई है हम लोगों ने, मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस उसका एच ओवर लैम्डा था, प्लस चूंकि इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में मूव नहीं कर रहा था तो ये 0 आ गया, इज इक्वल टू, अब आप सबको पता है, आप नॉर्मली लिखते हो कि अगर जब वेक्टर्स की बात होती है तो आप सबको पता है कि ए एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, ए कॉस थीटा के। इसी तरह से हम पी एक्स प्राइम को लिख सकते हैं पी प्राइम कॉस थीटा के इक्वल, और पी ई एक्स प्राइम को लिख सकते हैं पी ई प्राइम कॉस फाई, क्योंकि आपके पास जो फोटोन है वो एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और जो इलेक्ट्रॉन है वो एंगल फाई बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही थी इस चीज़ को कि सपोज करें कि इसको मैं यहाँ पे इस तरह से मूव करती हूँ, एंगल के सामने वाली जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर, जिसके साथ वो 90 का एंगल बनाता है वो बेस, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। फर्स्ट ईयर याद रखें कि अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, और बेस यहाँ पे आपके पास है ये चीज़, ठीक, बेस हमें चाहिए है, बेस कैलकुलेट करनी है, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज है आपके पास, मोमेंटम है आपका टोटल पी प्राइम और कॉस थीटा एज इट इज। तो बेस आपके पास क्या बेसिकली बता रहा है, वो मोमेंटम जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, पी प्राइम कॉस थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया पी प्राइम कॉस थीटा। इसी तरह से अब आपके पास इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम अगर देखना हो तो सिंपली इसको भी इसी तरह से कर लेंगे,
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, एंगल के सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर जो उसके साथ 90 का एंगल बना रहा है दैट इज बेस, और जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है वो आपके पास हाइपोटेन्यूस। अगेन अब आपको फाई कॉस फाई चाहिए, कॉस फाई या बेस बेसिकली चाहिए क्योंकि आपको मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस देखना है, तो बेस की वैल्यू चाहिए। कॉस फाई अगेन किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के इक्वल है। बेस की वैल्यू आपको चाहिए क्योंकि ये मोमेंटम है किसका, इलेक्ट्रॉन का अलोंग एक्स एक्सिस। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है आपके पास पी ई प्राइम और कॉस फाई एज इट इज आ जाएगा। हाइपोटेन्यूस को मैं डायरेक्टली उस तरफ लेकर ये आ गया पी ई प्राइम कॉस फाई। अब पी ई प्राइम की वैल्यू है आपके पास पी ई प्राइम, आपके पास इसको हम मोमेंटम है तो इसको हम यू लिखते हैं एम वी, और चूंकि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट यूज हो रहा है तो हम एम की जगह पे एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। आपने ये वाला फैक्टर इसकी जगह पे लिख दिया। ये फोटोन का मोमेंटम है, ये आ गया एच ओवर लैम्डा प्राइम, ऐड हुआ 0 एज इट इज आ गया। अब इस फैक्टर को उस तरफ ले जाएंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स को, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स को, तो ये दो क्वांटिटीज हैं ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप प्लस 2ab वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो इसका मतलब है माइनस का साइन बी के साथ आएगा। अगर आप माइनस 2ab वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो आप सिंपली अंदर माइनस प्लेस नहीं करोगे, यह आ जाएगा एच स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ओवर लैम्डा प्राइम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 एच ओवर लैम्डा ए की जगह पे माइनस एच ओवर लैम्डा प्राइम कॉस थीटा बी की जगह पे, और एज इट इज इनका स्क्वायर आ जाएगा। आप इन दोनों फैक्टर्स को सिर्फ इस तरफ रहने दें, ये माइनस प्लस माइनस 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 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। ये था बेसिकली आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस मोमेंटम। अब हम बात करने वाले हैं अलोंग वाई एक्सिस जो मोमेंटम है। फर्स्ट ईयर अगेन जो क्लास अगेन हम क्या करेंगे, अपनी डायग्राम को देखेंगे। याद रखें कि जो फोटोन है वो किसी भी तरह की वाई एक्सिस के अलोंग मूवमेंट नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब है कि जो इसका मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस है वो क्या है, 0 है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन को देखा जाए तो वो इनिशियली किसी भी तरह से मूव कर ही नहीं रहा, ना वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है ना वो वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस दोनों के दोनों क्या होंगे, 0 होंगे, इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन पी वाई प्राइम प्लस पी ई वाई प्राइम। इसी तरह से आप लोगों ने वेक्टर्स जब पढ़े थे, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर है तो हम इधर अप्लाई कर सकते हैं, ए वाई किसके इक्वल है, ए साइन थीटा के इक्वल है। इसी तरह से ये मोमेंटम ऑफ फोटोन है आफ्टर कोलिजन प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन, क्योंकि मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। उन्होंने क्या किया, इसको लिख दिया। अब पी वाई प्राइम की जगह पे पी आ जाएगा और पी जो है वो एच ओवर लैम्डा प्राइम के इक्वल है, और साइन थीटा अपीयर हो जाएगा साथ में, प्लस पी ई वाई प्राइम की जगह पे आ जाएगा एम वाई साइन थीटा। एम की जगह पे आप अगेन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को यूज़ कर सकते हो और इसको उस तरफ ले जाओ, आपके पास एक नेगेटिव में अपीयर हो जाएगा। आप बोथ साइड्स पे अगेन स्क्वायर करें, बोथ साइड्स के बेस स्क्वायर करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज एच स्क्वायर ओवर लैम्डा प्राइम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन को फर्स्ट ईयर क्लास डिस्कस करने के लिए आपके पास क्या है कि आप इन दोनों इक्वेशन जो मोमेंटम कंजर्वेशन वाली है अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। जब मैं राइट हैंड साइड में ऐड करूंगी मेरे पास यहाँ पे देखा जाएगा कि एच स्क्वायर ओवर लैम्डा प्राइम स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है, अंदर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहाँ से मैं कॉमन ले सकती हूँ एम नॉट वी स्क्वायर ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर को कॉमन, अंदर बच जाएगा कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। आप सब ने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज डिस्कस किए हुए हैं कि जब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ऐड होते हैं तो आपके पास इनका सम 1 के इक्वल आ जाता है। अगर ये 1 के इक्वल आ गया तो आप इन दोनों की, इसकी जगह भी 1 लिख सकते हैं एंड इसकी जगह भी 1 लिख सकते हैं आप लोग। तो आपके पास आ जाएगा एच स्क्वायर ओवर लैम्डा प्राइम स्क्वायर, एच स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर लैम्डा इंटू लैम्डा प्राइम कॉस थीटा प्लस एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 4। अब हम कंपेयर करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को। इक्वेशन 1 आपके पास ये रही, अगर आप इसकी राइट हैंड साइड को देखें और इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखें, इसी तरह से इक्वेशन 4 को देखें, इसकी लेफ्ट
लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड को अगर देखा जाए तो अगर आप ये नोटिस करें तो आपको देखने को ये मिलेगा कि इक्वेशन नंबर 1 जो है और जो इक्वेशन नंबर 4 है आपके पास, उनकी जो बेसिकली अगर मैं इसको इस तरफ मूव करूँ, आई एम सॉरी एक स्टेप मिस कर गई हूँ मैं, इसको देख लीजिएगा कि अगर मैं इसको इस तरफ मूव कर दूँ तो आपके पास दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं वो बराबर हो जाती हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हो जाती हैं इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड्स भी इसकी मतलब बराबर हुई। तो राइट हैंड साइड लिखी इसकी ये बन जाएगी क्योंकि इसको इस तरफ लेके जाना है, ठीक है। और राइट हैंड साइड आपके पास बन जाएगी 2h स्क्वायर ओवर लैम्डा इंटू लैम्डा प्राइम कॉस थीटा इज इक्वल टू इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड यहाँ से पिक करेंगे, ये लिख लेंगे आपके पास 2h स्क्वायर लैम्डा इंटू लैम्डा प्राइम माइनस 2h m नॉट c इंटू लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा ओवर लैम्डा इंटू लैम्डा प्राइम। सिंपली आप 2h m नॉट c को एक तरफ रहने देंगे, बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ ले जाएंगे। 2h स्क्वायर लैम्डा इंटू लैम्डा प्राइम कॉमन ले लिया जा सकता है या h भी बेसिकली साथ ही कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ पे आपके पास ये फैक्टर और ये फैक्टर यहाँ से कट जाएगा, आपके पास बच जाएगा लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m नॉट c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। याद रखें कि हमें यहाँ पे बेसिकली इनका डिफरेंस ही चाहिए था, इसको हम डेल्टा लैम्डा कहेंगे विच इज़ आवर कॉम्पटेंट शिफ्ट, जो कि हमारा बेसिक मकसद था कैलकुलेशंस का। तो डेल्टा लैम्डा हमने कैलकुलेट कर लिया। हम लोगों ने जो बेसिक इक्वेशन हमारी कैलकुलेट की वो थी डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m नॉट c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि मैं जब आपके पास हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टार्ट में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को, तो हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स यही बताते थे कि जो वेवलेंथ है या जो बेसिकली कॉम्पटेंट शिफ्ट है वो आपके पास एक्सप्लेन कर किससे होती है, स्कैटरिंग एंगल से। हम डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल कॉम्पटेंट शिफ्ट देखने वाले हैं या डेल्टा लैम्डा की वैल्यू देखने वाले हैं जब थीटा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। थीटा की जगह पे 0 पुट कर दें, cos 0 इज़ 1, 1 माइनस 1 0 है। तो अगर 1 माइनस 1 0 है, 0 किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, सारी की सारी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। यानी कि अगर आपके पास जो है वो एंगल 0 पे इसको फॉल करवाया जाएगा, यानी कि अगर सपोज आपकी जो ये टारगेट के साथ स्ट्राइक किया और अगर ये स्कैटरिंग एंगल जो है, जो एक्स एक्सिस और स्कैटर्ड फोटॉन्स के दरमियान एंगल है, अगर वो 0 है तो इसका मतलब है कोई भी शिफ्ट मौजूद नहीं है, कोई वेवलेंथ शिफ्ट नहीं होगी, यानी एक ही पीक होगी। अगर एंगल 45 डिग्रीज है तो इसका मतलब ये हुआ cos 45 आपके पास 0.721 के इक्वल होता है। 1 माइनस 0.721 करोगे आपके पास आ जाएगा 0.29 h ओवर लैम्डा h ओवर m नॉट c। इसी तरह से जब एंगल 90 डिग्रीज होगा तो cos 90 0 होता है, cos 90 0, 1 माइनस 0 आपके पास 1 आ जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली यही फैक्टर आ जाएगा। और ये जो फैक्टर है इसको बेसिकली हम लैम्डा सी या कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं। h ओवर m नॉट c, h आपके पास कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34। m नॉट जो है वो रेस्ट मैस एनर्जी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जो कि कितनी है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 kg, और c स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इस वैल्यू को, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है, 2.43 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 मीटर्स। अगर ये बेसिकली वो वन ऑफ द पीक्स को बता रही है या बेसिकली जो शिफ्ट है जितना उसको बता रही है, यानी एक वेवलेंथ से या एक पीक से जो दूसरी पीक का डिफरेंस है ये उस वेवलेंथ को बता रही है। थीटा जब 135 होगा सिंपली आपके पास उस केस के लिए 1.7 h ओवर m नॉट c आ जाएगा। और मैक्सिमम जो वेवलेंथ शिफ्ट है या कॉम्पटेंट शिफ्ट है वो किस पे है, cos 180 एंगल 180 डिग्रीज पे है, किसके इक्वल है, 2h ओवर m नॉट c के इक्वल है। तो हम इसी तरह से एनर्जी फ्रिक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सबको पता है c इज इक्वल टू एफ लैम्डा के बराबर है। अगर हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो लैम्डा किसके इक्वल है, c ओवर f के इक्वल है। एक बार लैम्डा प्राइम की वैल्यू लिखनी है, c ओवर f प्राइम, c ओवर f इज इक्वल टू h ओवर m नॉट c 1 माइनस कॉस थीटा। c को इस तरफ से कॉमन ले, उस तरफ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, c इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह से आपके पास एनर्जी जो है वो अगर हम बोथ साइड्स पे क्या करें, एच को मल्टीप्लाई करें नीचे डिवीजन में, तो आपके पास 1 ओवर एच एफ प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर एच एफ प्लस एच ओवर एच एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। एच से कट आउट हो जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा 1 ओवर ई प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर ई है क्लास, ये 1 ओवर ई प्लस 1 ओवर ई नॉट, बिकॉज ये रेस्ट मैस एनर्जी का बच जाएगी, एच से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा।
तो ये रहा आपका जो कॉम्पटन इफ़ेक्ट है उसका लेक्चर। फर्स्ट अगर आपको क्लास कोई भी चीज़ इसमें समझ नहीं आए तो आप प्लीज़ काइंडली अपने ग्रुप में जो है वो इसके बारे में बात कीजिएगा और बताइएगा कहाँ से आप लोगों को समझ नहीं आई है, फिर हम उधर से डिस्कस कर लेंगे दोबारा से। एंड उसके अलावा नोट्स मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक इसके चाहिए हैं जो आप बना के सबमिट कराएंगे, उसके बाद ही आपकी अटेंडेंस काउंट होगी। एंड उसके अलावा इसको ध्यान से सुन लीजिएगा अच्छे तरीके से। इफ़ अगेन कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा उसको बताइएगा, नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।